अभी मैं त्रिपाठी जी को सुन रहा था और जो चर्चा के जो बिंदु उभर के सामने आए थे उसमें ये स्पष्ट हो रहा था कि वे स्वावलंबन की दिशा में और स्वावलंबन की बात करने की दृष्टि से उन्होंने अपना एक नया सोच हमारे सामने दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि जो स्वावलंबन का जो विषय है, ये स्वावलंबन का विषय आता कहाँ से है? और आपने जो अपना जो पत्रक मुझे भेजा है उसमें तीनों ही दृष्टियों से इसको समाहित करने का प्रयास किया है कि जो वर्तमान भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है और सामाजिक चिंतन या आध्यात्मिक और समसामयिक जो विषय आपने रखे हैं उनमें जो महत्वपूर्ण बात आपने विनोबा और रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद इन तीनों को एक प्रतिनिधि विचारक के रूप में या प्रतिनिधि समाज सुधारक के रूप में लिया है और इन वर्तमान संदर्भों में इनकी प्रासंगिकता और इनके चिंतन को किस तरीके से हम लेते हैं और क्या इनके चिंतन के अनुरूप हमारी सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय सोच विकसित हो रही है। देखा जाए तो चिंतन जो होता है उसके अनुरूप समाज को बनाने की एक बहुत लंबी श्रृंखला है। वैदिक काल से और वर्तमान तक जो चिंतक है वो एक मॉडल या एक आदर्श निरूपित तो करता है, चाहे उपनिषद हो, चाहे वेद हो, वेदांग हो, पुराण हो, रामायण हो, महाभारत हो, और ये सब उस समय की तात्कालिक घटनाओं से उत्पन्न लिए हुए किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के जो सूत्र हैं वो मानक तो खड़े करते हैं, लेकिन समाज उन मानकों को मानने के लिए कितना तैयार रहता है या समाज में कितना उन मानकों के प्रति निष्ठा होती है, ये एक दूसरा विषय होता है। दूसरी जो विचारधारा है वो समाज के अनुरूप ही चिंतन किया जाए। जैसे जैसे समाज परिवर्तित होता रहता है, व्यक्ति का सोच और उसका चिंतन और उसकी दृष्टि भी बदलती रहती है, लेकिन इन सभी में चाहे समाज को केंद्र मान के चिंतन करें या चिंतन को केंद्र मान के समाज का निर्धारण करें, जो महत्वपूर्ण बात है वो है जो मुझे लगती है विनोबा ने बहुत सही तरीके से उठाया है कि सृजनशीलता और मौलिकता, जिसका अभी हमें विगत कुछ शताब्दियों से, खास करके 2 शताब्दियों से हमें इसका पूर्णतः अभाव देखने को मिला। इसमें सृजनशीलता का जो आयाम है वो बदल चुका है और मौलिकता तो व्यक्ति की अपनी स्वयं की कहाँ है, इसको क्या कह सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने एक विचार दे दिया है तो जो हमारा विमर्श है, जो हमारा डिस्कोर्स है वो उसी के इर्द गिर्द रहता है और उसमें हम अपने मन में जो विचार आते हैं उनको भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। विनोबा ने वास्तव में जो जिन शिक्षाओं पर और जिन बातों पर जोर दिया वो काफ़ी सीमा तक उस युग में उनके कार्यकाल में भी हमें ये परिणति देखने को मिली। उन्होंने एक नैतिक शिक्षा का विषय काफ़ी गंभीरता से उठाया और विद्यार्थियों में कर्तव्य बोध, अब वो विद्यार्थियों में कर्तव्य बोध समझ लें या समाज के
जो लोग हैं उनके अंदर कर्तव्य बोध का जो भाव है वो यदि जन्म ले लेता है, वे अपने अधिकार बोध के स्थान पर कर्तव्य बोध को ज्यादा महत्व यदि देने लगते हैं तो निश्चित तौर पर ज्ञान के बीज का रोपण हो जाता है। इसमें शिक्षक का जो दायित्व बनता है, वो शिक्षक का जो दायित्व है वह है कि इस प्रकार से समाज में कर्तव्य बोध का बीजारोपण कराए कि सभी लोग एक नए दृष्टि से, नए चिंतन की दृष्टि से उसे स्वीकार करें और उसका अनुकरण करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विनोबा को हम यदि लें तो उन्होंने भूदान का एक अच्छा कंसेप्ट दिया था, गांधी ने ट्रस्टीशिप का दिया। अब भूदान का कंसेप्ट उस समय कुछ तात्कालिक परिस्थितियों में लोगों ने खूब किया, खूब जमीनें दी, खूब समता मूलक विचार दिए, वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा भी उसमें समाहित हुई, सभी लोग एक समान रहें, सभी लोग भाईचारे से रहें, और हमारे जो षोडश संस्कार हैं उनको भी विनोबा ने अच्छी तरीके से समाहित या अच्छे तरीके से परिलक्षित करने का प्रयास किया। और इन सबको मिलाकर के एक जो सत्य का शोधन का जो प्रक्रिया थी, जो सत्य क्या है, जो मौलिक है वही सत्य है, क्योंकि जो मौलिकता से पृथक है और किसी की मिमिक्री करता है या किसी की कॉपी करता है या उसके अनुरूप बनने के प्रयास करता है तो उसमें उसकी मौलिकता क्षीण होती है। ठीक है, शोषण विहीन समाज की बात होनी चाहिए, जैसा कि अभी त्रिपाठी जी ने भी कहा कि चाहे यूरोप के मल्टीनेशनल्स हों या भारत के मल्टीनेशनल्स हों, और उनका जो आधार है वो शोषण तो है ही है, लेकिन शोषण के साथ साथ ठीक है एक पूंजी इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे मार्ग अपनाए जाते हैं, लेकिन एक अहिंसक समाज की परिकल्पना तो हम शोषण में भी कर सकते हैं। मैं अहिंसक समाज को मैं एक वैचारिक अहिंसा या आध्यात्मिक अहिंसा या मानसिक अहिंसा से नहीं ले रहा हूं। मैं हिंसा को ये जो वर्तमान में टेरर एंड वायलेंस वाली हिंसा है उसके रूप में ले रहा हूं, तो ठीक है, लेकिन आप इसको तो परिशोधन कर सकते हैं। और एक सामुदायिक जीवन की जो शिक्षा का जो विषय विनोबा ने उठाया था वो भी बहुत पीछे हमारा रह गया। विनोबा बेसिकली गणित के विद्वान थे और गांधी के संपर्क में आने के बाद में उन्होंने वास्तव में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन उनमें आया और वे गांधी से मिले। गांधी से जब 1916 में मुलाकात उनकी हुई तो गांधी से मिलने के बाद में उनके जीवन की दृष्टि और भाव बदल गया। तो व्यक्तिगत स्तर पर तो ये बदलाव ठीक है, और एक उत्तेजना और एक समसामयिक परिवेश में जैसे उन्माद का जो एक भाव होता है, जिसमें आंदोलन होते हैं, जिसमें प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिसमें मानक स्थापित करने की बात होती है, उस दृष्टि से तो ठीक है। लेकिन जब सनह जब वो व्यक्तित्व कमजोर पड़ने लगता है या उसका विचार कमजोर पड़ने लगता है और अन्य लोग उस पर हावी होने लगते हैं, अन्य विचार उस पर हावी होने लगते हैं, तो उसकी स्थिति बदल जाती है। यही स्थिति हमें आज विनोबा के साथ और विनोबा की जो शिक्षा की जो दशा है और शिक्षा की जो दृष्टि है उसके साथ में देखने को मिलती है। दूसरी बात आती है रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर तो शिक्षा को स्वतंत्रता से जोड़ते थे। उनका कहना बहुत स्पष्ट था कि यदि स्वतंत्रता नहीं है तो शिक्षित होने का कोई अर्थ नहीं है।
अब स्वतंत्रता के उन्होंने कई रूप गिनाए, लेकिन हम एक उनका जो विषय मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने कहा कि शिक्षा का मतलब किताबों की गुलामी नहीं होता। और अभी तक जो हमने जो शिक्षाएं पाई हैं, वह किताबी गुलामी के अतिरिक्त, चाहे हम मैकाले की शिक्षा पद्धति को ले लें और चाहे अन्य शिक्षा पद्धतियों को ले लें, एक लाइन ऑफ थॉट ड्रॉ कर दिया गया है, उसी को हम सेंट्रिक मानते हुए उसी पर घूमते चले आ रहे हैं। तो उसमें हमारी सृजनशीलता और मौलिकता कुंद होती है, और जब सृजनशीलता और मौलिकता कुंद होती है, तो निश्चित तौर पर हमारी नैतिकता का भी पतन होता है, और हम अनैतिक तरीके से, जैसा कि चर्चा में भी आया, हम अनैतिक तरीके से भी शोषण करने लगते हैं और व्यभिचारी हो जाते हैं। व्यभिचारी बहुत अधिक नकारात्मक शब्दों में नहीं, लेकिन सकारात्मक शब्दों में भी, जो अकादमिक व्यभिचार जिसे कहते हैं, जैसे टोटा रतन टाइप की जो व्यभिचार है, वह भी हमारे समाज में हमें देखने को मिलता है। तो जो स्वतंत्रता की बात टैगोर जो करते थे, वो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते थे, और सकारात्मक स्वतंत्रता में टैगोर चूंकि एक बड़े दार्शनिक चिंतक थे, वो कहते थे कि जो आत्म साक्षात्कार है, वह सकारात्मक स्वतंत्रता की ओर व्यक्ति को ले जाता है। अब आत्म साक्षात्कार से मतलब कैसा है ना, कैसा साक्षात्कार? आत्म साक्षात्कार का मतलब किसी मंदिर में बैठ कर के पूजा पाठ करना, कंदराओं में घूमना और पारिवारिक परिवेश से अलग होना, ये जो है वो आत्म साक्षात्कार नहीं है। आत्म साक्षात्कार से मतलब ये है कि आप अपने जीवन में किसी के प्रति इतना तारतम्य बैठा लें कि आप में और उसमें एक ही तत्व का बोध आप अनुभव करें। जैसे कि अद्वैत दर्शन है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यदि मान के चलो किसान जब कोई पौध अपने खेत में लगाता है, तो वो उस पौध को अपने आत्मा से, अपने शरीर से उसको सिंचित करता है। शरीर में यदि कष्ट भी है, लेकिन पौधे में यदि पौधे को बीज को यदि पानी नहीं मिला है, तो भरी दोपहरी में वो पानी देने के लिए उसको जाता है। तो ये जो आत्म साक्षात्कार का विषय है शिक्षा में, तो शिक्षा में जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, उसका मानस हिलेगा नहीं, उसकी आत्मा झुझलाएगी नहीं, और उसमें जो तड़फन पैदा नहीं होगी, चाहे वो किसी के प्रति हो, चाहे वो कृषि के प्रति हो, चाहे वो उत्पादन के प्रति हो, चाहे वो व्यवसाय के प्रति हो, चाहे वो हमारे दैनंदिन कार्य के प्रति हो, चाहे जैसा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट दिया है उसके प्रति हो। यदि हम उसे अपने आत्मा से नहीं जोड़ेंगे, अपने वृत्ति से नहीं बोलेंगे, अपने चित्त से नहीं जोड़ेंगे, अपने चिंतन से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम परतंत्र बने रहेंगे। न तो हम उसको मुक्ति दे पाएंगे, ना हम स्वयं मुक्ति पा पाएंगे। इस प्रकार से संसार से मुंह मोड़ना शिक्षा का विषय नहीं है। संसार में आसक्त रहना और संसार की विविध वस्तुओं के प्रति अपने दैनिक और नैतिक जो कर्तव्यों का जो पालन है उसको करना, सृजनशीलता से चेतना को जागृत करना। चेतना जागृत करने के लिए हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। हमारी जो सृजनशीलता है, हमारा जो चिंतन है, हमारा जो विचार है, थोड़ा शांत, हमारा जो विचार है वह किसी भी तरीके से, हमारी जो सृजनशीलता है वह हमारी चेतना के साथ में जागरूक होनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से हम यदि देखें तो विज्ञान जो है, वैज्ञानिक जो है वो सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को खोजता है, और वो सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को तभी खोज पाता है जब वो उसमें उसके साथ आत्मसात करता है और उसमें डूब जाता है। आर्किमिडीज का उदाहरण है।
नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे, दौड़ पड़े। तो ये जो आत्मबोध भाव है, यह जब तक आप में चेतना के दृष्टि से, चेतना के स्तर पर जागृत नहीं होगा, तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। आप में जड़ता रहेगी, आप किसी न किसी चीज से चुपके हुए रहेंगे, आप किसी न किसी चीज के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। इस दृष्टि से वैयक्तिकता, स्वतंत्रता, सृजनशीलता, आत्म साक्षात्कार, ये मनुष्य की पूंजी है। अब वर्तमान में देखिए 21वीं शताब्दी में ये पूंजी किसके पास में? हम आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर की शिक्षा की तो बात करते हैं, लेकिन आप इन कसौटियों पर, इन 4 कसौटियों पर जो मैंने अभी आपको संक्षेप में बताई, उसमें आप देखिएगा कौन कौन चिपका हुआ है, उन कसौटियों से कौन जुड़ा हुआ है, कौन कौन गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए तन्मय होना चाहता है, कौन सृजनशीलता और चेतना के साथ में मुक्त होना से आबद्ध रह करके और अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता है। तो आत्मनिर्णय की जो स्वतंत्रता है, यही स्वतंत्रता का सार है। और निश्चित तौर पर रविन्द्रनाथ टैगोर को हम यदि देखें तो गीतांजलि में तो उन्होंने मतलब क्या है, अद्भुत है। प्रकृति है, मानव सेवा है, स्वतंत्रता है, उन्मुक्तता है, इन सभी में एक साम्य भी देखने को मिलता है। और इन सब के मध्य में एक हमें एक ऐसा स्वरूप देखने को मिलता है जो निश्चित तौर पर आप यदि उसको पढ़िएगा, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़िएगा, भूल जाइए आप उन्होंने किस 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 विधा में किस चीज का वर्णन किया है। आप उन शब्द चयनों को और शब्दों की गहराई में जाइएगा। शब्द अकेले शब्द नहीं होते हैं, हर शब्द की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, वो बहुत गहरा भाव उनमें होता है। आप जब तक उस भाव में नहीं तैरेंगे, नहीं कूदेंगे, नहीं उत्पात मचाएंगे, आप तैरना नहीं सीख पाएंगे, आप स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप में मौलिकता नहीं होगी। जो जिन्हें हम मौलिक कहते हैं, मतलब मैं, आप अन्यथा न लें, ऐसा कहते हैं कि नोबेल प्राइज जिनको मिला है उनका अपना उनका मौलिक चिंतन है, वो ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वह मौलिकता हो या तथ्यों का प्रयोगात्मक प्रस्तुतिकरण हो। अब विवेकानंद को ले लीजिएगा, विवेकानंद को देखिएगा, वो कहते हैं कि वो शिक्षा जो व्यक्ति के अंदर सिंह के समान साहस पैदा न कर सके, शिक्षा कहलाने का अधिकार ही नहीं रखती। अब साहस की तुलना उन्होंने शेर से की, सिंह से की, वो डरता नहीं है किसी से। जो वास्तव में शिक्षित व्यक्ति होगा, जो वास्तव में संस्कारित व्यक्ति होगा, जो वास्तव में सकारात्मक स्वतंत्रता का अधिकारी होगा, जो वास्तव में सृजनशीलता और मौलिकता का स्वामी होगा, वो किससे डरेगा? वह अपनी मस्ती में रहता है और वहीं से नए नए कोपिलें निकलती हैं। आपको भ्रम है कि आप पानी डालते हैं तो पेड़ में से कोपिलें निकलती हैं। पेड़ के अंदर इतनी स्पंदन और उसमें अपनी ऊर्जा है, इसलिए उसमें कोपिलें निकलती हैं। सूखे पेड़ की डगाल को आप जिंदगी भर पानी देते रहिएगा, उसमें से एक अंकुर नहीं फूटेगा। तो इस प्रकार से बीज के अंदर जैसे वृक्ष छुपा हुआ है और वृक्ष के अंदर बीज छुपा हुआ है, इस बात का एहसास और इस बात का आत्म साक्षात्कार होना, यह निश्चित तौर पर हमारी शिक्षा का गुण है। इसलिए हमें जो आत्मनिर्भरता का जो एक परिकल्पना हमारे सामने की गई है, वह मुझे लगता है इन सब चीज़ों का एक मंथन है। वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति के साथ में हम यदि इसको देखें तो नई शिक्षा नीति में ये एक प्रारूप है, एक ड्राफ्ट है, नए नए स्वरूप से, नए नए तरीकों से इसकी व्याख्या की गई है। और इसमें एक बहुत बड़ा अच्छा प्रयोग मेरी दृष्टि से ऐसा हुआ है
कि जो शिक्षा मंत्री हैं पोखरियाल साहब, उन्होंने बोला है कि ये एक कमरे में किसी कमेटी के द्वारा बनाया गया ड्राफ्ट नहीं, इसमें लगभग 2,50,000 पंचायतों का अभिमत लिया, वहां विमर्श हुआ। 6,600 जो ब्लॉक हैं उनके अंदर और लगभग 676 जिलों के अंदर ये परिचर्चा हुई है, विमर्श हुआ है, लोगों ने खुल करके अपने विचार रखे और उसके बाद में यह एक जो शिक्षा है उसका एक स्वरूप उभर के सामने आया है। नई शिक्षा नीति में जो नई बात और अच्छी बात लगती है, ज्ञान के साथ आनंद। There is no only transfer of knowledge. केवल ज्ञान का स्थानांतरण नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह तक, जैसे पावर होती है ना कि जनरेटर लगा हुआ है, दूसरी जगह तक बिजली पहुंचा दी, केवल उतना काम नहीं है। ज्ञान के साथ आनंद का बोध भाव होना, यह आत्मनिर्भरता है। पाठ्यक्रम बनाएं, लेकिन अर्निंग विथ लर्निंग एंड लर्निंग विथ अर्निंग, जीवन के उपयोग के लिए और जीवन से जीवन को जिंदा रखने के लिए, इस प्रकार की शिक्षा पद्धति का विषय आता है। निश्चित तौर पर उन्होंने 4-5 प्रकार की बातें करी, जिसमें इक्विटी है, गुणवत्ता है, इसकी कंडक्टिविटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है छात्र की धारक क्षमता। बस सारा केंद्र यही है। हर छात्र की धारक क्षमता अलग अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग अलग है, उसका सोच अलग अलग है। जिस धारणा से मैं सोचता हूं, कोई जरूरी नहीं है दूसरा व्यक्ति भी सोचता हो या आप सोचते हो। आप एक दिन में 10 घंटे तक पढ़ सकते हैं, कोई व्यक्ति एक दिन में 2 घंटे में ही लस्त हो जाता है। तो उसकी कैपेसिटी क्या है? तो ये जो छात्र के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग का जो काम है, यह जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये आत्मनिर्भरता की ओर व्यक्ति को ले जाती है। बच्चा जब छोटा होता है, खड़ा होता है, गिर जाता है, लेकिन गिरने के बाद, घुटने टूटने के बाद, खून निकलने के बाद माँ बाप उसको फिर खड़ा करते हैं। 3 पहिए की आपने राजस्थान में और हर जगह, हमारे यहाँ तो गाड़ियां हुआ करती थी, उसको पकड़ा देते हैं, पहिया घूमता और धीरे धीरे वो चलता है, और जब एक बार उसमें विश्वास आ गया तो गाड़ी को छोड़ देता है, खुद चलने लगता है। तो इस प्रकार की जो धारक क्षमता है, उसको बड़ा करने पर ही हम एक आत्मनिर्भर व्यक्ति, आत्मनिर्भर समाज, आत्मनिर्भर पारस्परिक संबंध, आत्मनिर्भर परंपरागत दृष्टियां, हमारी गुरुकुल, हमारी शिक्षाएं और हमारे स्वरूप, हमारे परामर्श, हमारी समाज में भागीदारी, एक समान हमारी दृष्टि। मैं यहां पर भेद करता हूं, एक समान दृष्टि की आवश्यकता नहीं, विविध दृष्टियां हो, विविध दृष्टियों में समन्वय हो, यही एक समान दृष्टि है। हमारे जो बदलाव हैं, हमारी मान्यताओं में बदलाव हुआ है। आज से 2,500 साल पहले की हमारी जो मानसिकता थी, आज हो कोई जरूरी नहीं है। हमारा मनोविज्ञान बदला है, हमारी धारणाएं बदली हुई हैं, हमारे जीवन के उद्देश्य बदले हुए हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन बदल गए, हमारी विभिन्न पद्धतियां बदल गई हैं, हमारी प्रवृत्तियां बदल गई हैं, हमारी परियोजनाओं के स्वरूप बदल गए। इन सब में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। कोई जरूरत नहीं है कि टोटा रटन तो हूं, और ये सब तब होगा जब हम किसी आयातित भाषा के दबाव से अपने आप को मुक्त करेंगे, जैसा कि विनोबा भी कहते थे और रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते थे।
विवेकानंद तो कहते ही कहते थे, साहस व्यक्ति में तभी आएगा जब वो भय मुक्त होगा। और भय किस बात का है? हमारे ऊपर, हमारे माँ बाप के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर। यदि हमारे बच्चे को अंग्रेजी नहीं आएगी तो वो किसी दिन का नहीं रहेगा। यदि हमारा बच्चा 10 लाख रुपया का पैकेज पर नहीं जाएगा तो उसका जीवन बेकार है। यदि हमारा बच्चा 50 लाख रुपया नहीं कमाएगा तो हमारी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। क्या क्या यही आत्मनिर्भरता है? 5 लाख कमाना और 50 फैक्ट्रियां खोलना ही आत्मनिर्भरता है? मैं इसे आत्मनिर्भरता नहीं मानता। आप जिस भाषा में जिंदा हैं, आप जिस भाषा में सोचते हैं, आप जिस परिवेश में रहते हैं, जिन परिस्थितियों में आपका जीवन जिया जाता है, उन परिस्थितियों के साथ में जब तक आप आत्मसात नहीं करेंगे तब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। एक डॉक्टर चाहे अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, जर्मन में बहुत अच्छा डॉक्टर पढ़ के आए, इंग्लिश में पढ़े, रशियन में पढ़े, चाइनीज में पढ़े, जर्मन कोरियन में पढ़े, लेकिन जब वो घर पे आता है, गांव में आता है, प्रैक्टिस करता है, तो अपनी देशज भाषा में मरीज से पूछता है कि तेरे पेट में दर्द कहाँ हुआ, रात को क्या खाया था, मोशन हुआ या नहीं हुआ। यदि वो चाइनीज में पूछेगा तो ना तो उसकी बिजनेस चलेगी, ना मरीज ठीक होगा, ना मरीज का डॉक्टर पर विश्वास बनेगा, ना डॉक्टर में आत्मविश्वास आएगा। तो अभी तक हमारा जो परिवेश था, अभी तक हमारी जो चिंतन थी, हमारी जो चिंतन धारा थी, वह उधार की चिंतन धारा थी। वह क्या चिंतन धारा थी? बाहर से ली गई आयातित चिंतन धारा थी। कर्तव्य बोध के स्थान पर हमारे जीवन में हमें प्राप्त करने की लालसा थी, समाज को देने की लालसा कम थी। और यह जो कहा है किसी ने कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस मिट्टी ने हमको खड़ा किया है, इस मिट्टी से अनाज पैदा हुआ है जिसको हमने खाया है, जिससे हमारे अंदर शारीरिक ऊर्जा आई है। तो हमारी जो विशुद्ध ज्ञान परंपरा है उसने हमको, हमारे को दुनिया के अन्य देशों से पृथक किया है। हमें उस पर भी सोचना चाहिए। दूसरों से पृथक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरों को अपने अनुरूप बनाने के लिए जीवन भर प्रयास करना ये गलत बात है। हम ये मानते हैं कि संस्कृत, पाली, प्राकृत आज धीरे 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 शनै शनै कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन न केवल हमारा वांग्मय बल्कि कंप्यूटर और विज्ञान का, स्पेस का पूरा साइंस संस्कृत भाषा के गणितज्ञों के आधार पर ही चल रहा। संस्कृति ने भारतीयता को प्रभावित किया है और संस्कृति बनी है संस्कृत से, जीवन परंपराओं से, उधार के ढांचे पर आधारित हमारा जीवन कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। इसलिए मेरा अनुरोध है, आधुनिकता में बहें, परंपराओं को न छोड़ें, स्वतंत्र रहें, लचीलापन रखें, पाठ्यक्रमों के संचालन में संस्था और अकादमिक नेतृत्व को थोड़ी उन्मुक्तता दें, सरकार का नियंत्रण थोड़ा कम हो, शिक्षा को निरंतर और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए यह सब जरूरी है। निश्चित तौर पर ग्राम पंचायतों से लेकर के राष्ट्रीय व्यवस्था तक हमारी यह जो शिक्षा है यह हमें नई दिशा देगी। एक सशक्त नागरिक और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए हमको बढ़ेगी। नौकरी हमारी आवश्यकता है, लेकिन नौकरी मात्र ही हमारा जीवन का ध्येय नहीं बने। जो हमारे वन क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में, जो वनवासी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी हमें नए अभियान को आरंभ करने की जरूरत है। रचनात्मक शिक्षा और जीवन पद्धति को, प्रवृत्ति को बदलने की जरूरत है। और शिक्षा से
जो हमको मुक्ति मिलती है, गांवों की मुक्ति से ही आत्मनिर्भर भारत बनता है। शिक्षकों का रूपांतरण हो, समाज का रूपांतरण हो, शिक्षकों का रूपांतरण हो, संस्कृति, मान्यता, परंपरा, सभ्यताओं को ध्यान में रखते हुए पुरानी और वर्तमान नए नए नवाचारों के साथ हम एक आत्मनिर्भरता की दिशा की ओर आगे बढ़े। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ निर्धारित समय से भी ज़्यादा समय लिया है, इसके लिए मुझे क्षमा करें। और किसी कारण से मैं अन्यत्र व्यस्त था, इसलिए मैं आपका ये पूरा कार्यक्रम नहीं सुन पाया, इसके लिए भी मुझे खेद रहेगा। लेकिन कुछ मैंने सुना है और मेरा अपना ऐसा सोचना है, फिर कभी मौका मिलेगा तो इन विषयों को हम और विस्तार से आपके सामने रखेंगे। आपने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अवस्थी जी। ये थे हमारे देश के विद्वान कुलपति प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी। आपने बिल्कुल अधिक समय नहीं लिया है, रोचकता से आपने दरअसल चारों महापुरुषों की विशेषताओं को रेखांकित किया